मित्रों नमो नमः। हमारा एक नादान सा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बीते 2-3 महीनों से तो वह लगातार सुर्खियों में रहा है, लेकिन कुछ एक हफ्तों से जो कुछ वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है, उसको देख कर के तो मुझे एक कहावत याद आती है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। परंतु बांग्लादेश के मामले में कुछ ऐसा है कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारा, बल्कि उसने अपने पैर को ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। कहाँ तो जमात-ए-इस्लामी जैसा वहाँ जो अतिवादी एक संगठन था, उसके छात्र संगठन छात्र शिविर ने तत्कालीन शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था और कारण ये बताया था कि शेख हसीना लगातार तानाशाही कर रही है और मुक्ति वाहिनी के सदस्यों के बच्चों को गैर कानूनी रूप से अधिक आरक्षण देकर सामान्य बच्चों का हक मार रही हैं। तो उसने एक आंदोलन किया कि शेख हसीना की इस तानाशाही पूर्ण सरकार को हटा करके सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। जो ये गैर कानूनी और अवांछनीय जो आरक्षण है उसको समाप्त करके सारे बच्चों को समान रूप से शिक्षा, समान रूप से नौकरियों में प्रवेश की व्यवस्था कर दी जाएगी। कहाँ उद्देश्य ये लेकर के चला, लेकिन दुनिया को क्या पता था, यह बांग्लादेश के सामान्य नागरिकों को क्या पता था कि उसके पीछे का मंतव्य उसका कुछ दूसरा था। जबकि वास्तविकता यह थी कि वह शेख हसीना को आरक्षण के मुद्दे पर वह शेख हसीना को पीछे नहीं करना चाहता था, बल्कि वह तो चाहता था कि शेख हसीना की सरकार को ही उखाड़ फेंके, क्योंकि शेख हसीना की सरकार दिखावे के लिए ही सही धर्मनिरपेक्ष सरकार अपने आप को कहती थी। वह जमात-ए-इस्लामी को जिस तरह से बीएनपी की सरकार है वो उसको उतना प्रश्रय देती है, उस तरह का प्रश्रय उसको नहीं देती थी। इस्लामिक लीडर को अतिवादी संगठनों पर उन्होंने शेख हसीना की सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था और वहाँ पे जो आर्म्ड स्ट्रगल करने वाले जो अतिवादी थे, जो टेररिस्ट टाइप के लोग थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, उनको मेन स्ट्रीम से बाहर किया। धीरे-धीरे करके वो बांग्लादेश को समृद्धि की राह पर ले जा रही थी। लेकिन जमात को कहाँ यह सोचा? जमात को तो सरिया चाहिए था बांग्लादेश में। जमात को ये नहीं चाहिए था कि बांग्लादेश उन्नति करे या बांग्लादेश विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ बराबरी पर बैठे, बराबरी पे बातचीत करे, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आगे बढ़ा रहे, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े ना। उसको इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि बांग्लादेश को पुनः किस तरह से इस्लामी बनाया जाए, किस तरह से वहाँ शरिया लागू किया जाए। और बहाना क्या लिया? आरक्षण का, और वह भी एक फेक बहाना था, एक प्रोपेगेंडा था। वास्तविकता यह थी कि शेख हसीना ने जिस आरक्षण को लेकर के छात्र शिविर विरोध कर रहा था, उस आरक्षण को तो शेख हसीना ने समाप्त कर दिया था और वहाँ की कोर्ट ने ही पुनः उस आरक्षण को बहाल किया था। शेख हसीना की सरकार उसको समाप्त कर चुकी थी, वह नहीं चाहती थी। वो जनता में इस तरह का आक्रोश देख करके उसे लगा कि इसका गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, तो उसने उसको समाप्त कर दिया और उसको तार्किक बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वो तो जब कोर्ट में मामला जाता है और कोर्ट ने दखलंदाजी दी करके, जैसा कि हर देश में, जैसा कि अपने यहाँ भी होता है, कोर्ट प्रोएक्टिव हो जाती है कई किसी मामले पर। इस मामले में कोर्ट वहाँ प्रोएक्टिव हुई और उसने ऐसा निर्णय दे दिया कि बांग्लादेश की स्थिति पूरी बदल गई, पूरी की पूरी वहाँ पूरी की पूरी सरकार बदल गई, सरकार चेंज हो गई। जमात का उद्देश्य इतना भयानक था कि उसके मुखौटे को देख करके, लेकिन मुखौटा उसने इतना अच्छा रखा, छात्रों को आगे करके, गरीब छात्रों को आगे करके, सामान्य जन को आगे करके उसने इतने अच्छे ढंग से अपनी चालें चली कि लोग उसमें भ्रमित हो गए। अधिकांश बांग्लादेशी इसी भ्रम में रहे कि उद्देश्य कुछ और है, जबकि उद्देश्य जमात का कुछ और था, आंदोलनकारियों का कुछ और था। उनको बाहर से हैंडल करने वाले, उनको फाइनेंस करने वाले, उनको तरकीबें बताने वाले, उनका मार्गदर्शन करने वाले, उनके बाहर के आकाओं का उद्देश्य कुछ और था। और वो उद्देश्य था जमात-ए-इस्लामी का सत्ता पर कब्जा करना। जमात-ए-इस्लामी अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो जाती है और सफल होने के पश्चात उन्होंने दिखावे के लिए मोहम्मद यूनुस को प्रमुख सलाहकार बना करके बिठा दिया। वो भी एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग दैट, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि एक सेकुलर, एक सिविलियन गवर्नमेंट है जो वहाँ पे शासन संचालन कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की सत्ता का संचालन कर रहा है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से सेना और जमात का गठजोड़ वहाँ पे शासन संचालन कर रहा है, ऐसा अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। यह किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। वहाँ के बांग्लादेश की मीडिया में, पूरी दुनिया की मीडिया में, इंटरनेशनल अखबारों में यह बात एकदम से जग जाहिर है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं रहा
और अभी कुछ दिनों पहले लगभग 1 हफ्ते पहले बांग्लादेश से यह खबर आई कि मोहम्मद यूनुस ने सेना प्रमुख को बदलना चाहा। उनकी मंशा भांप करके सेना प्रमुख यूनुस से मिलने गए और जा करके, जैसा कि वहाँ के सोशल मीडिया हैंडल ने बताया, कि मोहम्मद यूनुस को कहा कि आप अपनी सीमा में रहें, यह करने की आप गलती न करें। और यूनुस को समझ में आ गया कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरी औकात क्या है, और उन्होंने तत्काल अपने पाँव पीछे खींच लिए। अब धीरे-धीरे करके जो वहाँ पे सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है और सत्ता के का सूत्र जैसे लोगों के हाथों में आ गया है, अब उसका परिणाम भी बांग्लादेश को धीरे-धीरे उसके सामने आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि प्रतिबंधित संगठन हिज़्बुत तहरीर, आईएसआईएस और जमात से जुड़े छात्रों ने ढाका की सड़कों पर सफ़ेद रंग का तालिबानी झंडा लहराते हुए ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाए कि या तो शरिया या फिर शहादत, मुक्ति का एक ही रास्ता, खिलाफत, खिलाफत। अब ये सोचो कि वो बांग्लादेश जो अपने संविधान में लिखता है कि वो सेकुलर है, जो एक सही रास्ते पर जा रहा था, कुछ इस तरह से घटनाक्रम वहाँ घटता है कि एक सही ट्रैक पकड़े हुए एक ट्रेन जैसे डीरेल हो जाती है ना, उसके सारे डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, फिर उसको पटरी पर लाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हमें लगता है कि बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर उसको पटरी पर लाए जाने की कोशिश इसके बाद की भी जाएगी तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त लेगा। हो सकता है वो आए और हो सकता है न भी आए, पाकिस्तान की राह पर चल दे। वो बांग्लादेश जो अपने ईस्ट पाकिस्तान के इतिहास को भुला करके बांग्लादेश बन करके एक समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में बनने की तरफ अग्रसर हो गया था, जो विकासशील देश, जो अविकसित देशों की जमात से उठ करके विकासशील देशों में शुमार हो रहा था, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़िया हो रहा था, जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़िया हो रही थी, शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पे बढ़िया हो रही थी। धीरे धीरे करके इन संगठनों ने, अतिवादी संगठनों ने उसके पूरे ढांचे को ही तितर-बितर कर दिया और आज ये स्थिति है कि चारों तरफ सिर्फ दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस लगभग न के बराबर हो गई है, पुलिस ने अपने कार्य छोड़ दिए हैं, सेना के हाथों में सत्ता का संचालन पहुंच गया है, अतिवादी संगठनों के हाथ में सत्ता का संचालन पहुंच गया है, आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है। और ये देख करके तो यही लगता है कि बांग्लादेश का फ्यूचर, बांग्लादेश का भविष्य अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की वर्तमान दशा को देख करके एक प्राचीन कहानी जो भारत में कही जाती है वो मुझे याद आ रही है। एक ऋषि थे, वो पूजा कर रहे थे, तभी उनको एक चूहिया मिलती है। उन्होंने उस चूहिया को तपोबल से एक छोटी कन्या बना दिया। उनके पास कोई कन्या नहीं थी, तो उन्हें लगा कि इस छोटी चूहिया को मैं अपनी कन्या बना करके अपने गुरुकुल में रखता हूँ, अपने घर में रखता हूँ। उन्होंने इस छोटी कन्या बना दिया। और वह कन्या जब विवाह योग्य हुई तो ऋषि, जैसा कि हर माता पिता की यह ख्वाहिश होती है कि कन्या जब विवाह योग्य हो जाए तो एक सुयोग्य वर खोज करके उसकी शादी की जाती है। तो उन ऋषि ने भी अपनी कन्या का विवाह देवताओं से करना चाहा, लेकिन वो चूहिया कहाँ मानने वाली थी। उस चूहिया को पसंद कौन सा आया? चूहा। क्रोधित होकर के ऋषि ने पुनः उस चूहिया को चूहिया बना दिया। ऐसा ही बांग्लादेश का हाल है। बांग्लादेश जिस दलदल से 1971 में निकल गया था, पुनः उसी दलदल में खुशी खुशी जा रहा है। वह पुनः ईस्ट पाकिस्तान बन करके जिन्ना को अपने राष्ट्रपिता बनाने की राह पर है, और वह राह पर सिर्फ अपने कदम ही नहीं बढ़ा है, बल्कि वह सरपट दौड़ता हुआ जा रहा है। बल्कि समय को भी मात दे करके वह सोच रहा है कि कितनी जल्दी वह ईस्ट पाकिस्तान बन जाए और कितनी जल्दी जिन्ना को अपने राष्ट्रपिता का दर्जा दे दे। आश्चर्य होता है, दुख भी होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।